दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है कि 16 तारीख से IBACIO के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे बहुत बच्चों का कंसर्न था कि सर नेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता होगा, आप आराम से वो आंसर कर लोगे। बस एक नेशनल सिक्योरिटी का ना एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको पढ़ना है। ओके। जो आपको पता होना चाहिए, बेसिकली यहाँ से पूछेंगे नहीं पूछेंगे वो बात की बात है। ओके। हमको तैयारी करके जानी होती है, चाहे होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। ओके। अब आप जब भी इंटरव्यू देते हो तो वो एक्सपेक्टेड होता है, हमेशा हर चीज़ जो होती है, ज़्यादातर चीज़ें आपको पता है वो एक्सपेक्टेड होती है। कट ऑफ एक्सपेक्टेड होती है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है, एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड होती है। ओके, सब एक्सपेक्टेड ही होता है। तो हम अगर वो चीज़ करके जाते हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है। अनलेस ये नहीं है कि आप करके ही नहीं जा रहे हो। मान लो अगर पूछ लिया तो तब दुख होता है कि यार मैंने काश मैं कर लेता। ओके। तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपका आधा नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी तो खत्म हो गया इंटरव्यू के हिसाब से। वैसे इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक हिसाब से अगर देखा जाएगा यूपीएससी वाले तो पूरा पढ़ते हैं इसको। ओके। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको सिर्फ इंटरव्यू प्रोस्पेक्टस से पढ़ना है तो आपको सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके। तो यहाँ पे देखो, ये मैं बुक बना रहा हूँ एक इंटरनल सिक्योरिटी की, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देने वाला हूँ कोर्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। देखो, बस आपको ये स्ट्रक्चर समझना है कि अभी क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे सारी चीजें घूम फिर के कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। यानी कि सारी चीजें घूम के कहाँ आ रही है, एनएसए पे आ रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पे आ रही है, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, अजीत डोभाल है। आप में से बहुत से लोग जब इंटरव्यू देंगे तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि मुझे वो आप में आपको अगर पूछते हैं कि आईबी में जाने के लिए आपको प्रेरणा किससे मिलती है, आप आईबी में ऐसे कैसे व्यक्ति को जानते हैं जो एक बहुत उच्च पद पर है, या फिर आपसे बोल सकते हैं कि आपको आप अपना आइडल किसे मानते हैं आईबी में जाने के लिए, तो आप में से बहुत से लोग अजय डोभाल बोलेंगे। ओके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ बोल दिया, झूठ बोल दिया। आपको उनके बारे में पता भी होना चाहिए। अगर आपको उनके बारे में नॉर्मल चीज़ें भी पता हैं तो यानी कि हाँ, इंटरव्यूस हो जाएगा कि हाँ यार इसको इनके बारे में पता है। ओके। इनको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं, पहली चीज़ तो ये याद रखना। ओके। 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनको एनएसए अपॉइंट किया गया था 2014 में, और अभी तक ये 2024 तक भी ये एनएसए हैं। 3 बार लगातार इनको अपॉइंट करा जा चुका है पीएम मोदी के द्वारा। जो भारत में एनएसए होता है, इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया होता है। यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ओके, एमएसएमई मिनिस्टर हो गया। ये सब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं के बराबर में इनको दर्जा दिया जाता है, उन्हीं के बराबर इनका पोस्ट होता है। ओके। इनका जन्म 1945 में हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में होता है। इनके फादर आर्मी ऑफिसर थे, उत्तराखंड में ये रहने वाले। ओके। कृति चक्र मिला था इनको 1988 में, पहले पुलिस ऑफिसर जिनको कृति चक्र मिला है। पोस्टमसली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मरणोपरांत की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये पहले पुलिस ऑफिसर थे। ओके, जिनको कृति चक्र दिया गया 1989 में। इनसे पहले भी बहुत लोगों को मिल चुका है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पोस्टमस था। ओके। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफिसर टू रिसीव द इंडियन पुलिस मेडल। इंडियन पुलिस मेडल भी इनको मिला है, और सबसे यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर थे ये। ओके। अब यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान देना, कृति चक्र बेसिकली वॉर टाइम का अवार्ड नहीं है, ये आपका पीस टाइम का अवार्ड है। पीस टाइम का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है ये। सिविलियंस को भी दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखोगे उसकी लिस्ट पूरी तो आपको बहुत सारे सिविलियंस भी देखने को मिलेंगे, ड्राइवर्स भी देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी देखने को मिलेंगे। जब मैं लिस्ट देख रहा था तो उसमें काफ़ी लोग थे। ओके। तो इतना अगर आपको पता है तो आप इंटरव्यू में इतना ही बोल पाएंगे। वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि आप इनका पूरा बायोग्राफी बता पाओ। लेकिन हाँ, नॉर्मली अगर आपको इतनी चीज़ें पता है तो इंटरव्यू को लगेगा कि हाँ यार, अगर इनका ये रोल मॉडल है तो यानी कि इसको इनको इनके बारे में पता है। ओके। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सारी चीज़ें घूम फिर के कहाँ पे आती है, एनएसए पे आती है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग बात करते हैं, हमारे जो पीएम है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने आज भारत पे अटैक कर दिया, ओके, तो पीएम सबसे पहले एनएसए को पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए आगे। ओके। क्या हमको रिटेलिएट करना चाहिए, क्या हमको बैकफायर करना चाहिए, क्या हमको भी वॉर स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि पीएम अपने मन से भावुक होकर कह दे कि हम इंडिया को अब लड़ाई में लगा देंगे। एनएसए बताएंगे उनको कि आज भारत की स्थिति क्या है, क्या हम लड़ाई के लिए तैयार हैं या नहीं है। ये सब चीज़ें एनएसए बताते हैं।
जैसे एनएसए बोलेगा कि हाँ सर देखिए, पाकिस्तान की अगर हम मिलिट्री कैपेबिलिटी देखेंगे तो उनके पास F-17 है, जो कि एक अच्छा 5th जनरेशन का आप बोल सकते हो कि एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। हमारे पास MiG-29 है, 27 है सर, हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर है जो कि बैटलफील्ड हेलीकॉप्टर है, हमारे पास चिनूक है, हमारे पास पनडुब्बी है, वेरियस अदर चीज़ों पे डिस्कशन होगा कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हमारे पास पैसा कितना है। देखो, वॉर इमोशन से नहीं जीती जाती, वॉर जीती जाती है पैसों से। ओके, मनी इज द इम्पॉर्टेंट रोल, ओके, फॉर वॉरफेयर। ओके, अगर आपका देश इतना सक्षम है कि वो आर्थिक रूप से अपने आप को बैटल में जाने के बाद भी, वॉर में जाने के बाद भी अपना देश चला सकता है, तो वॉर में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वॉर में जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होती है, देश पीछे जाता है, तो हर कंट्री चाहता है कि वो वॉर में ना फंसे। ओके, तो यहाँ पे एनएसए समझाएंगे कि सर इन्होंने हम पे अटैक तो कर दिया है, तो हमको भी अटैक करना चाहिए, हमारी कैपेबिलिटी इतनी है, हम 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक सर्वाइव कर पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ये रोबोट है, हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की ये पनडुब्बी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हमारे पास ये मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं। इन सब चीज़ों का आकलन होगा, रिव्यू होगा, उसके बाद हम लोग अटैक के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा उड़ी हमला हुआ था, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। तो पीएम को इतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि उनको बेसिकली देश चलाना होता है। तो ये बेसिकली जो होते हैं, इनको पता होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हमें उसमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने एडवाइस दिया था पीएम को कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करें। अभी तक भारत की सेना ने कभी भी एलओसी पार नहीं करी थी, तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय सेना एलओसी पार कर कर पाकिस्तान की सरजमी पे गई और वहां पर जो आतंकवादी लॉन्च पैड थे उनको खत्म किया। ओके, तो यहाँ पर ये जो एडवाइस थी किन्होंने दी थी, एनएसए ने दी थी। अब एनएसए को ना असिस्ट करते हैं 4 लोग। कौन 4 लोग? एक होते हैं, देखो ये पोस्ट पहले क्रिएट नहीं थी एडिशनल एनएसए की, ये अभी क्रिएट हुई है पहली बार। राजेंद्र खन्ना है वर्तमान में। डेप्यूटी एनएसए टीवी रविचंद्रन नए बने हैं, ठीक है, 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और करंटली स्पेशल डायरेक्टर भी हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में। डेप्यूटी एनएसए पवन कुमार, दो डेप्यूटी एनएसए 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। और एक है मिलिट्री एडवाइजर एयर मार्शल संदीप सिंह, इनसे पहले कोई और थे जो कि आर्मी के थे। इनको सेक्रेटरी लेवल का दर्जा दिया जाता है और ये वाइस चीफ थे एयर स्टाफ के इससे पहले। ओके, तो ये 4 लोग असिस्ट करेंगे कि सर हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी इतनी है, हमारे पास अभी हम इस चीज़ का आप बोल सकते हो कि टेस्टिंग में है, हम लोग अभी इस कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और ये चीज़ समझने के बाद पूरा जो ब्लूप्रिंट बनाने के बाद ये पीएम को समझाएंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं अगर किसी कंट्री ने हमारे पर वॉर छेड़ दिया है तो। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप होता है। स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप बेसिकली पीएम को रिपोर्ट नहीं करता है, डायरेक्टली एनएसए को रिपोर्ट करता है। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, सीडीएस, है ना, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, सेक्रेटरी डिफेंस के सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, ये सब इनमें होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी भी होते हैं। यहाँ पे आपको 5 ऑफिसर्स मिलेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स। ये मिलके बनाते हैं स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप। और इनका एक चेयरमैन होता है जो पर्टिकुलरली रिपोर्ट करता है हमारे एनएसए को, या फिर एनएसए ही इसके चेयरमैन होते हैं। ओके, ये सब जो होते हैं डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये रिपोर्ट करेंगे एनएसए को। किस किस मामले में? इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में। ओके, अब यहाँ पर एक और ग्रुप होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये पॉलिसी बनाती है, ठीक है, ये रिव्यू करती है नेशनल सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को। उसमें होम मिनिस्ट्री होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री होता है। होम मिनिस्ट्री क्यों जरूरी है? होम मिनिस्ट्री पर्टिकुलरली आपको बैक सपोर्ट देगी अगर आर्मी के पास डिप्लॉयमेंट कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाती है, तो यहाँ पर ये पैरामिलिट्री भेजती है। डिफेंस मिनिस्ट्री का आपको काम पता है, 3 आपकी डिफेंस फोर्सेज है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ये उनका डिप्लॉयमेंट देखती है, लॉजिस्टिक देखती है, उनका एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन देखती है, उनको कहाँ पे कब भेजना है, किस प्रकार से भेजना है, और स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज ये बनाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगर वॉर पे जाना है तो हमारे पास कितना फाइनेंस है, हमारे पास क्या स्थिति आज की डेट में, कितना पैसा खर्च होगा, उनके बारे में देखती है। फॉरेन मिनिस्ट्री ये आकलन करती है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो हमारा एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, उसमें हम इस चीज़ को कैसे उठाएं कि इस कंट्री ने हमारे पर आक्रमण किया है, हम कैसे रिटेलिएट कर रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बाहर की चीज़ें ये मेंटेन करेगी फॉरेन मिनिस्ट्री। और इन सब की मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में। ओके, ये भी, इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एनएससी बोलते हैं हम इसको। एनएसए अलग है, एनएससी अलग है, ठीक है। एनएससी में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएंगे। एनएससी के जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन होते हैं। ओके, चेयरमैन तो कौन होंगे, हमारे एनएसए होंगे।
ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का? ये आपको संसद मार्ग न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ओके, इसके हेड भी आपके कौन होते हैं? एनएसए होते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि हर चीज घूम फिर के कहाँ पे आ जाती है, एक तरीके से एनएसए पे आ जाती है, और एनएसए डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। किस स्थिति में? अगर भारत में कोई इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाए, मान लीजिए कोई राज्य है, मान लीजिए यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम ये कहता है कि हमको आज अलग होना है, तो यहाँ पे क्या स्थिति है, हम कैसे उसको अलग नहीं होने दे सकते, हम क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं वहाँ के लोगों के साथ, विद्रोहियों के साथ, कि वो जो है देश ना टूटे। बेसिकली बात ये है कि देश ना टूटे, देश की आंतरिक सुरक्षा को कोई भी आघात ना पहुंचे। बाह्य सुरक्षा की भी मैं बात करता हूँ कि कल के दिन मान लीजिए आपको पता था कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक बार 2-3 साल पहले कि वहाँ पे कुछ जवान शहीद हो गए थे, जो वहाँ के अलगाववादी उन्होंने उनको शहीद कर दिया था। तो यहाँ पर ये लोग इन्होंने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे म्यांमार में जाके। तो ये करना भी जरूरी होता है कई बार, नहीं तो लोग क्या करते हैं, मतलब कंट्रीज क्या करती हैं, आतंकवादी ग्रुप क्या करते हैं कि ये लोग तो कभी रिटेलिएट करते नहीं, तो ये लोग क्या करते रहते हैं, टाइम टू टाइम आघात पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई ऐसा ना हो कल के दिन की हमारी वैल्यू ही ये बन जाए कि ये लोग तो रिटेलिएट करते नहीं, तो हम इनके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी देखनी है। ये भी देखना है कि कहीं और ज़्यादा ही बवाल ना हो जाए, विद्रोह ना हो जाए, जिससे और ज़्यादा खतरा हो जाए। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद एक डिसीजन लिया जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को ये डिसीजन बाइंडिंग नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इनसे बोल सकते हैं कि नहीं, आपका जो सोचना है वो गलत है, लेकिन ये बताएंगे कि सर हमने मीटिंग करी है, हमने बात करी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप से, हमने अपने सारे के सारे जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है उन लोगों से बात कर कर, और हमने ये डिसाइड किया है कि सर हमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये अपना रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं कि हमको कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, प्लानिंग पूरी ये बनाएंगे। प्लानिंग पूरी ये बताएंगे, सर हम रात को 12 बजे वहाँ पे जाएंगे, हमारा हेलीकॉप्टर जाएगा, हमारे को ये ड्रोन चाहिए, हमको वो चाहिए, सारे की सारी चीज़ें ये बताएंगे। और यहाँ पे जाके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेंगे कि ठीक है, आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी प्लानिंग जारी रखें और आप अपना ऑपरेशन जो है जारी रखें। बस इसको कोवर्ट रखने की कोशिश करी जाती है जितने भी ऑपरेशंस होते हैं। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही लास्ट में क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं कि हमको क्या करना है आगे सिचुएशन में, अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी मामला आता है तो, चाहे वो आपका बाह्य हो चाहे वो आपका आंतरिक हो, यानी कि इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। ओके, लेकिन एनएसए प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल while giving the recommendation to प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि एनएसए को असिस्ट करते हैं 4 लोग, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये पक्का पूछेंगे, टीवी रविचंद्रन जो कि स्पेशल डायरेक्टर हैं आईबी में। ओके, एडिशनल एनएसए की पोस्ट पहले नहीं थी, अभी इन्होंने क्या कर दी है, ये पोस्ट पर्टिकुलरली क्रिएट कर दिया, पहले भी यही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ज़्यादा आप समझ नहीं पाओगे, नॉर्मली इसको आप नहीं भी करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि सर स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप होता है जो कि पॉलिसियाँ बनाता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड रिपोर्ट भी यही बनाता है, और एनएसए को सबमिट करने के बाद एनएसए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं। बाकी जो इनकी रिकमेंडेशन है और यहाँ पे जो इनकी एडवाइस है बाइंडिंग नहीं है पीएम पे, पीएम इसको चेंज कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक। लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि वो हमेशा ही इन रिकमेंडेशन को फॉलो कर लेते हैं, या फिर उनको बोलते हैं कि आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं। आपको अजीत डोभाल के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, काफ़ी उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना भी पता है तो काफ़ी है, क्योंकि इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा बोल पाओ। ओके, नॉर्मली 1 या 2 मिनट के लिए आपको बोलने दिया जाता है। ओके, हर टॉपिक पे। उसके बाद वो एक नया क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, आपको इतना पता है, दैट्स इनफ फॉर यू फॉर योर इंटरव्यू। बाकी जो चीज़ें हैं बहुत सारी हैं, जैसे आपकी जैसे मैं अगर मैं बात करूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है उसको लॉ मेंटेन करने के लिए। देखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट की पुलिस होती है, ठीक है, आर्मी नहीं है। आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर को पर्टिकुलरली सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, वॉरफेयर में लड़ने के लिए आर्मी है, इंडियन आर्मी है। प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे पैरामिलिट्री मिल जाएगी। पैरामिलिट्री सबसे बड़ी वॉलंटरी फोर्स भी है पूरी दुनिया में, भारत की। ओके, सबसे ज़्यादा मिलिट्री पैरामिलिट्री पर्सनल भी पूरी दुनिया में भारत में ही है, जो कि असिस्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में। किसको सपोर्ट करते हैं? इंडियन आर्मी को, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस को मैं जहाँ तक बोलता हूँ। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस सपोर्ट के लिए बनी है, लड़ने के लिए नहीं बनी है। लेकिन अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है कहीं पे, जैसे नक्सलाइट का हो गया, विद्रोही का हो गया, तो आपको सीआरपीएफ ही हर जगह देखने को मिलेगी, या फिर
कई केसेस में सीआईएसएफ भी जाती है, लेकिन सीआईएसएफ को आजकल एक और काम दे दिया गया है, XYZ सिक्योरिटी टू द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स। ओके, बस आपको इतना याद रखना है। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है इंटरनल सिक्योरिटी में, तो आर्मी को नहीं भेजते हैं, भेजते हैं सीआरपीएफ को और सीआईएसएफ को। अदरवाइज नहीं तो आपको मैक्सिमम जो लोग मिलेंगे ज़्यादातर चीज़ों में आपको स्टेट पुलिस सबसे पहले रिपोर्ट करती है। अगर उनसे बाहर हो जाती चीज़ें तो सीआरपीएफ आती है। बहुत ही रेयर चांसेस में आपको इंडियन आर्मी इंटरनल चीज़ों में देखती है। IBACIO का इंटरव्यू क्लासेस शेड्यूल मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, मिनिमम प्राइस है मैंने ये रखा हुआ है। 2 अक्टूबर को क्लास ये हो चुकी है, अब 4 को होगी। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हम लोग पैरामिलिट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी पॉलिसीज कौन कौन सी है भारत में, किस प्रकार से आगे काम करती है, IB और रॉ का काम क्या होता है। साइकोमेट्रिक क्लास होगी एक, फिर दूसरी क्लास होगी। सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे कि आपको अगर सिचुएशन दिया जाता है, मान लीजिए कि आपको ये बोलते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा भी था पहले, लेकिन एक मेरा ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आप कश्मीर में डिप्लॉयड है। ओके, वहाँ पे कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और उनके बीच में आपको कुछ टेररिस्ट भी दिख रहे हैं, और उन टेररिस्ट में एक ऐसा व्यक्ति है जिनको आप जानते हो, वो गलती से अलगाववादियों के साथ चला गया और वहां पर अब वो पत्थरबाजी कर रहा है या फिर कोई एक प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वो आपका एक फ्रेंड है। तो अब आपका अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, आपको किस प्रकार से आंसर देने हैं, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ में हम लोग बात करेंगे, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो गया है ना, उसमें बहुत बड़ा चीज़ हुई है आपको पता है। और यहाँ पे पेजर अटैक 100% आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका इसराइल और पैलेस्टीन का विवाद पूछा जाएगा, तो उनके बारे में हम लोग कवर करेंगे। ग्रुप डिस्कशन होगा एक अच्छे से। और इंटरव्यू जो होगा 16 तारीख वाले बच्चे का, उसका मैं यहाँ पे 17 तारीख को क्लास लूंगा, और फाइनल क्लास होगी इंटरव्यू की, जहाँ पर मैं आप लोगों से चीज़ें पूछूंगा, और एक मॉक इंटरव्यू मैं आप लोगों का लूंगा। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। बाकी कोर्स का लिंक नीचे है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। मिनिमम प्राइस में है, कोई ज़्यादा इतनी हेक्टिक नहीं है। ओके, हो जाएगा वो। क्लासेस भी बहुत ज़्यादा हैं, हर दिन क्लास हो रही है यहाँ पे संडे को छोड़ के। ओके, तो बाकी चीज़ें यही हैं, और रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस ऑन लाइव हो रही है तो ये रिकॉर्ड होके कोर्स में चले जाएंगी, वहाँ पे आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ओके, बाकी क्लासेस के लिए जय हिंद, और इंटरव्यू के लिए भी आप सभी को ऑल द बेस्ट है। ओके, बाय बाय।